गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 पाठ 2 सरल रेखा में गति कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन करेंगे। अभी हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको समाकलन के कुछ सूत्र बताए हैं। अब इन्हें हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम गति का प्रथम समीकरण हल करेंगे, जो कि v बराबर u प्लस at होता है। इसमें क्या करेंगे, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो उसकी गति एक समान कहलाती है, जैसे घड़ी की गति। ठीक है, तो जब माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, तब उसमें जो त्वरण होगा यानी a वो क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। और समय t बराबर 0 पर उसका जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा। और जब समय t से बढ़कर t हो जाता है, यानी कुछ समय उसमें वृद्धि होती है, तो उसका वेग भी बढ़कर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि v बराबर ut जो हमारा प्रथम समीकरण है गति का, उसमें v का मान है, तो हमें ऐसा कोई पद लेना पड़ेगा जिसमें v का मान भी हमें प्राप्त हो जाए। तो हमने तात्क्षणिक त्वरण को पढ़ रखा है। तात्क्षणिक त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है, a बराबर dv/dt, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए त्रिय गुणा हो जाता है। त्रिय गुणा करेंगे तो dv का मान निकाल लेंगे, तो dv बराबर a.dt हो जाएगा। डॉट का मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब दोनों पक्षों का समाकलन करना है, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। देखिए दो पक्ष है हमारे पास, इधर dv है, इधर a.dt। dv का समाकलन करेंगे तो अभी मैंने बताया कैसे किया जाता है समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। और लिमिट क्या है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग, इसलिए नीचे u हो जाएगा, ऊपर v लिखेंगे। dv बराबर, फिर यहाँ पर समाकलन। अब यहाँ पर देखिए त्वरण के, यहाँ पर समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसीलिए समय t बराबर 0 से t बराबर t तक हो जाएगा। t बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक समय, और t बराबर t का क्या मतलब हो गया, अंतिम समय। ठीक है, अब सूत्र समाकलन dx बराबर x से, इसको ध्यान से देखिए, dx बराबर x से, तो इसकी तुलना हम अगर इसके साथ में करें तो देख रहे हैं समाकलन लिमिट है हमारे पास u से v तक, और dv, और इसके स्थान पर क्या लिखा है, x, तो उसको भी इसी तरह से हम बाहर कर लेंगे। तो v क्या हो जाएगा, जिस तरह से इसमें x बाहर हो गया वैसे यहाँ पर v बाहर हो जाएगा, और इनकी दोनों की लिमिट लिख ली जाएगी u से v तक बराबर a जो है हमारा कांस्टेंट नियत है। समाकलन में जो चीज़ नियत होती है उसे हम समाकलन के बाहर कर लेते हैं, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a, और फिर बचेगा dt, तो सेम फार्मूला फिर हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से t को हम बाहर कर लेंगे और इसकी लिमिट 0 से t ले लेंगे। अब यहाँ पर आगे क्या किया जाता है, v का एक बार v के साथ में v को लिखेंगे और एक बार u के साथ में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग या फिर अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दिया जाता है, या फिर सीधा सा कह सकते हैं अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u बराबर a। अब देखिए यहाँ पर वही काम होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो t अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से हमें, v माइनस यू बराबर, वहाँ t माइनस 0 था तो t में से 0 जाएगा तो t ही बचेगा, अतः बचा हमारे पास at, और यहाँ से पक्षांतर करके जब v का मान निकालेंगे तो v बराबर माइनस का u बराबर को उधर जाकर u प्लस at हो जाएगा। इस तरह से कलन विधि से हम गति का पहला समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अब गति का द्वितीय समीकरण, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो समय और स्थिति को दर्शाता है। इसमें देखें तो यहाँ पर हमें क्या है, s दिया हुआ है, तो हमें ऐसा कोई पद लेना पड़ेगा जिसमें s आ जाए। तो हमने तात्क्षणिक वेग पढ़ रखा है, तो v बराबर ds/dt होता है। स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। उसी तरह से यहाँ पर त्रिय गुणा कर हम ds का मान निकालेंगे, तो ds बराबर v.dt हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सूत्र में आप देखते हैं, ध्यान देते हैं गति के द्वितीय समीकरण में, तो इसका जो हमारा दायां पक्ष है, दाएं पक्ष में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर v नहीं दिया हुआ है, तो v को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। और v को हटाने के लिए हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। तो हम क्या करेंगे, इस v के स्थान पर गति के समीकरण से u प्लस at को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर ds बराबर v के स्थान पर हो गया u प्लस at इंटू में dt। अब इस dt से क्या हो जाएगा, अंदर गुणा कर दिया जाएगा, तो ds बराबर u का गुणा dt में लगेगा तो u dt हो जाएगा, प्लस at का गुणा dt में लगेगा तो at dt हो जाएगा। इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त होता है। अब
दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले हम लिमिट देख लेते हैं। तो समय t बराबर 0 पे जो हमारी स्थिति थी वो क्या थी, शून्य थी। जब समय शून्य था तो वहाँ पर स्थिति भी क्या थी, शून्य थी। परंतु जब समय में वृद्धि हुई t से t की तो विस्थापन में भी वृद्धि हो जाएगी s से s की। तो ds का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से s तक ds के सापेक्ष चूंकि लिया गया है, बराबर फिर यहाँ पर हम u dt का समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर u और a जो है वो हमारा नियत होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसे हम अभी कुछ देर बाद समाकलन के बाहर कर लेंगे अगले समीकरण में। तो यहाँ पर इसको रखेंगे साथ में, समाकलन u के साथ में लिमिट उसकी t होगी और u dt प्लस यहाँ पर देखेंगे तो समाकलन 0 से t तक लिमिट और at dt हो जाएगा। अब इसका अगला पार्ट यहाँ पर हम ऐसे ही हल करके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाकलन 0 से s तक ds हो जाएगा, बराबर यहाँ से u को हम बाहर लाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, समाकलन 0 से लिमिट t तक और साथ में dt प्लस यहाँ से a भी नियत है तो a को समाकलन से बाहर लेंगे तो समाकलन 0 से t और अंदर क्या बचेगा, t dt। अब आगे यहाँ पर देखिए सूत्र प्रयुक्त हो रहा है समाकलन के लिए, समाकलन x की पावर n dx बराबर x प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी पिछली वीडियो में मैंने इस सूत्र को हल करना बताया है। तो यहाँ पर s और उसकी लिमिट 0 से s हो जाएगी, बराबर u, यहाँ पर भी t क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से t तक, प्लस इसको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब a आपका बाहर आ गया था इस स्थान पर तो क्या बचा था शेष, t dt, ठीक है। उसको आप पिछली वीडियो से समझिएगा। यहाँ पर a बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी 0 से t तक की। अब एक बार इसका अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, s माइनस 0 बराबर u, t में से 0 चला गया तो बचा आपका खाली t, तो u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2 t की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो s बराबर u का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो ut हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन 2 लिखा था तो इसको हम 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 और a ब्रैकेट के अंदर बचेगा, इसके एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो t स्क्वायर का t के साथ सापेक्ष करेंगे तो t स्क्वायर आएगा और फिर t स्क्वायर का 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो t स्क्वायर माइनस 0। आगे हल करने पर s बराबर ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो at स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अतः हमें गति का समीकरण तीसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्राप्त हो जाता है।